हेलो दोस्तों। आज हम लोग अपने सफ़र में एक नए अध्याय की तरफ बढ़ चुके हैं और उस अध्याय का नाम आप लोग देख ही चुके होंगे, त्रिभुज। तो हम लोग इस वीडियो में त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग इस त्रिभुज में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं त्रिभुज की सर्वांग समता, यानी कि त्रिभुज दूसरे त्रिभुज से किस तरह से बराबर होगा इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि कहने का मतलब त्रिभुज की सर्वांग समता का मतलब हम लोग सर्वांग समता के नियम को पहले समझेंगे, तब समझेंगे कि त्रिभुज से रिलेटेड जो सर्वांग समता होती है वो क्या होती है। और इस अध्याय में हम लोग कुछ त्रिभुज से रिलेटेड असमीकाओं के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इस अध्याय में, इस चैप्टर में टोटल जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है त्रिभुज से रिलेटेड सर्वांग समता, सर्वांग समता का नियम और त्रिभुज से संबंधित कुछ असमीकाएं, ये हमें पढ़नी है। और कुछ त्रिभुज के गुण भी हम लोग इस अध्याय में जानेंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे त्रिभुज से रिलेटेड, और कुछ सर्वांग समता से रिलेटेड टर्म्स को समझेंगे, एग्जाम्पल्स को समझेंगे, और सर्वांग समता का जो मेन कॉन्सेप्ट है उस शब्द का जो मतलब होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम है त्रिभुज, तो हम लोग उसी से स्टार्ट करते हैं, त्रिभुज से। त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्राइएंगल। यदि हम लोग इस शब्द की, इसके शब्द की अर्थ की बात करें तो यहाँ पे लिखा है त्रिभुज, यानी कि त्रि प्लस भुज, दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, जिसमें त्रि का मतलब होता है तीन और भुजा का मतलब, भुज का मतलब होता है भुजा। ठीक ना, त्रि का मतलब तीन, भुज का मतलब भुजा, यानी कि तीन भुजाओं वाली एक आकृति हमें जो मिलती है उसी को कहते हैं त्रिभुज। अच्छा, यदि हम लोग इंग्लिश वाले के शब्द की बात करें तो यहां से देखो, ये है ट्राई और एक है एंगल। यानी कि ट्राई का मतलब तीन और एंगल का मतलब कोण। तो इंग्लिश वाले शब्द से हमें मिल रहा है तीन कोणों वाला, यानी कि तीन कोण वाली एक आकृति। तो यदि कुछ देखे होगे आप लोग, केयर किए हो, मैं बताना चाह रहा हूं, देखो क्या कि इसमें जो हिंदी में शब्द लिखा है वो त्रिभुज लिखा है, तीन भुजाओं वाली आकृति, और जो इंग्लिश में लिखा है ट्राई एंगल्स लिखा है, यानी कि तीन कोणों वाली आकृति। तो क्या ट्राई एंगल का जो असली मतलब है वो त्रिभुज होगा? सोचने वाली बात है। ट्राई एंगल का जो असली मतलब होना चाहिए वो त्रिकोण होना चाहिए। तो हम लोग जनरली त्रिकोण नहीं कहते हैं, त्रिभुज आम भाषा में कहते हैं। तो त्रिभुज को त्रिकोण भी कहा जाता है। तो जो इंग्लिश वाला शब्द है उससे निकल रहा है त्रिकोण, और जो हिंदी वाला शब्द है उससे त्रिभुज, यानी कि तीन भुजाओं वाली आकृति। बात समझ आई? तो तीन भुजाओं वाली आकृति, ये तो उसका मतलब हो गया, तीन भुजाओं वाली आकृति या फिर त्रिकोण, जो तीन कोण वाली आकृति। अब ये कैसी आकृति? तीन भुजाओं वाली। क्या ये भी तीन भुजा है, एक दो तीन, लेकिन ये त्रिभुज नहीं कहा जाएगा कि नहीं? त्रिभुज का मतलब तीन भुजाओं वाली ऐसी आकृति जो चारों तरफ से बंद हो, यानी कि चारों तरफ से बंद हो, एक क्लोज्ड, एक बंद आकृति। तीन भुजाओं वाली एक बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है या फिर ट्रायंगल कहलाती है। बात समझ आई? तो त्रिभुज की बात करें तो तीन भुजाओं वाली एक बंद आकृति होगी, उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं।
अब रही बात त्रिभुज में जो गुण है त्रिभुज का, वो क्या है भाई? तो त्रिभुज के 3 गुण होते हैं। हम लोग देखते हैं गुण, कौन कौन सा गुण भाई? पहला गुण हो गया तुम्हारा, इसमें 3 शीर्ष होंगे। क्या होंगे? 3 शीर्ष होंगे, ठीक। दूसरा कि इसमें 3 भुजाएं होंगी। कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं, इसीलिए त्रिभुज बोला जाता है। और तीसरा इसका गुण कि इसमें 3 कोण भी होंगे, ठीक। यानी कि यदि एक त्रिभुज होगा तो उसमें 3 शीर्ष होंगे, 3 भुजाएं होंगी और 3 कोण होंगे। कैसे? हम लोग फिगर के द्वारा, चित्र के द्वारा देखते हैं, ठीक ना। शीर्ष को वर्टेक्स बोला जाता है, भुजा को आप लोग जानते होंगे साइड बोला जाता है, और कोण को एंगल बोला जाता है। देखो जैसे चित्र बनाए हम लोग, यहाँ पे मैं चित्र बना देता हूँ इस तरीके से, और इसका नाम लिख देता हूँ ए बी और सी। ये है त्रिभुज ए बी सी। तो इसको लिखने का तरीका है मैथमेटिकली प्रतीक के रूप में त्रिभुज का एक सिंबल बनाते हैं ए बी सी, यानी कि ये जो प्रतीक है इस त्रिभुज को प्रदर्शित कर रहा। अब देखो इसमें कहाँ कहाँ पे 3 शीर्ष हैं भाई? कहाँ कहाँ पे? तो देखते हैं हम लोग, ये जो बिंदु है ये वाला इसका शीर्ष है, ये वाला इसका शीर्ष है, ये वाला इसका शीर्ष है। यानी कि 3 शीर्ष की बात करें तो ए बी और सी जो है ये तीनों इसके शीर्ष हैं, ठीक ना। अब 3 भुजाएं कौन सी हैं भाई? 3 भुजाएं देखो, एक भुजा ये वाली है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? भुजा ए बी, ठीक, भुजा ए बी। दूसरी भुजा बी सी, दूसरी भुजा बी सी, और तीसरी भुजा सी ये वाली, ठीक ना। इसको हम लोग बी ए सी बी भी बोल सकते हैं। तो ये 3 भुजाएं होंगे, 1 2 और ये 3, ठीक ना। इसी तरीके से 3 कोण भी मिलेंगे हम लोगों को। देखो ये कोण और ये कोण, कि नहीं? देखो यानी कि कोण को लिखेंगे तो कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये है। चूंकि यहाँ पे एक ही कोण बन रहा है तो एक अक्षर से काम चल जाता है कोण को प्रदर्शित करने के लिए। तो इस तरीके से एक त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। बात समझ आई? अब जो हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इस चैप्टर में सर्वांग समता से रिलेटेड नियम, ठीक ना। तो पहले हम लोग सर्वांग समता को समझ लेते हैं कि आखिर सर्वांग समता होता क्या है, ठीक। सर्वांग समता जो शब्द है उसका मतलब समझ लेते हैं। कौन सा शब्द है भाई? सर्वांग समता, इंग्लिश में बोला जाता है कन्ग्रुएंसी। कन्ग्रुएंसी बोला जाता है सर्वांग समता। यदि हम लोग इसको थोड़ा सा इसको संधि विच्छेद तोड़ कर देखें तो क्या होगा? इसको लिख सकते हैं हम लोग सर्व प्लस अंग प्लस समता। देखो 3 शब्दों के मेल से ये बना हुआ है सर्वांग समता। सर्व अंग समता, इससे मिलके सर्व का मतलब हुआ सभी, सर्व का मतलब सभी, अंग का मतलब जो भी उसमें अंग होते हैं। जैसे इस त्रिभुज में शीर्ष, भुजाएं, कोण, ये त्रिभुज के अंग हैं। बात समझ आई? और समता का मतलब होता है समान, समान यानी कि बराबर। समान मतलब वस्तु नहीं, वस्तु के लिए सामान प्रयोग होता है। ये समान का मतलब होता है बराबर, एक बराबर।
यानी कि सभी अंग बराबर। अब ये सर्वांग समता जो शब्द है कहाँ पे यूज होता है? तो जो सर्वांग समता यूज होता है वो एक्चुअली में जब हम लोग दो वस्तुओं की, दो चीज़ों की या दो चित्र की, जो भी कह लो, उनकी तुलना करते हैं तब यूज किया जाता है सर्वांग समता शब्द। यानी कि यदि मैं इन दो मार्करों की बात करूं तो ये दोनों मार्कर आपस में सर्वांग सम हैं कि नहीं हैं, ये हम लोग इसकी तुलना के द्वारा हम लोग करेंगे और बताएंगे कि ये सर्वांग सम है कि नहीं है। बात क्लियर हुई? तो सर्वांग समता जो शब्द है वो एक्चुअली में दो चीज़ों की या फिर दो वस्तुओं की, और मैथ्स में चूंकि त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो दो त्रिभुजों की जब हम लोग तुलना करेंगे तब सर्वांग समता का जो शब्द है वो प्रयोग करेंगे। ठीक ना? अब जो सर्वांग समता है उसको थोड़ा फील कर लेते हैं कि मतलब सर्वांग समता एक्चुअली में होता क्या है। तो एग्जाम्पल्स जब हम लोग देखेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और हमारे दैनिक जीवन में आपके चारों तरफ सर्वांग समता के चित्र दिखाई देंगे। एग्जाम्पल्स के तौर पर यदि आप मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल का जो सिम कार्ड होता है वो जियो का हो, एयरटेल का हो या फिर वोडाफोन का हो या फिर रिलायंस, ये तुम्हारा बीएसएनएल का कोई भी सिम हो, उसकी साइज चारों कंपनियों की साइज सेम होती है। क्या सेम होती है? साइज। यानी कि वो आपस में बराबर होते हैं, तभी तो कोई भी सिम हम लोग अपनी मोबाइल में अच्छे से फिक्स कर पाते हैं। यदि जियो की कंपनी अलग साइज की बनाती, रिलायंस एयरटेल की कंपनी अपनी अलग साइज की सिम बनाती, तो हम लोग एक ही मोबाइल में दोनों सिम को यूज नहीं कर पाते। तो ये सर्वांग समता का उदाहरण है कि एक ही साइज की सिम हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, सिक्के की बात करो, 5 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, ये जो सिक्के होते हैं यदि एक ही सन के हों, एक ही सन का कहने का मतलब यदि मान लो कि 2022 में जो सिक्के बने हों, उनकी जो साइज होगी वो सेम होगी। 1 रुपए के सिक्के की साइज सेम होगी, 2 रुपए के सिक्के की साइज सेम होगी, 5 रुपए के सिक्के की साइज सेम होगी। यदि उनको एक के ऊपर एक रखा जाए और इस तरीके से सामने से दिखाया जाए तो आप नहीं बता सकते कि पीछे कितने सिक्के हैं, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही दिखाई देगा, बाकी उस सारे सारे को वो सामने वाला जो होगा सारे सिक्कों को ढक लेगा। ढक लेगा मतलब कि वो बराबर है, यानी कि सर्वांग सम है। सर्वांग सम मतलब चारों तरफ से सभी अंग उसके बराबर हैं, उसकी मोटाई, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसका क्षेत्रफल सब बराबर है, उसको कहेंगे सर्वांग सम चित्र। तो जो सिक्के हैं 5 रुपए के, 2 रुपए के, वो भी सर्वांग सम है। अच्छा, कभी आप लोग बचपन में तितली पकड़े होंगे, तो जो तितली के पंख को देखे होंगे यदि गौर से, तो तितली के पंख भी एकदम एक जैसे दिखते हैं। दोनों पंख में कोई इधर उधर गड़बड़ी नहीं होती, दोनों पंख एकदम एक जैसे दिखते हैं तितली के। तितली ऐसे होती है, तो इस तरीके से जो पंख उसके होते हैं, ये दोनों पंख आपको दिखेंगे एकदम एक जैसे, यानी कि तितली के जो पंख हैं वो आपस में क्या है? सर्वांग सम है। बात क्लियर हुई? अच्छा, जैसे आप यदि एनसीईआरटी की 9th की बुक या फिर आप कोई भी एक कंपनी की बुक खरीदें, आप कोई भी एक प्रकाशक की बुक खरीदें, तो आपके पास जिस प्रकार की बुक होगी 9th क्लास की मैथ्स की, वैसे ही आपके दोस्त के पास भी होगी। ठीक ना? बात समझ आ रही? यानी कि वो दोनों एक जैसे होंगे। तो ये कैसा है? ये दोनों सर्वांग सम है, उनकी मोटाई भी समान होगी, उनकी लंबाई भी समान होगी, उनकी चौड़ाई भी समान होगी, कि नहीं? यानी कि वो सभी अंग उसके एक समान दिखेंगे। जो आपकी एक प्रकाशक की 9th की बुक रहेगी, राजीव प्रकाशक की बात करें, एनसीईआरटी की बुक बात करें, समझ में आ रहा है ना, आर डी शर्मा बात करें, तो सबकी एक जैसी सर्वांग समता होगी। हम लोग जो कुर्सी है, कुर्सी भी आपस में
जो एक कंपनी की कुर्सी होती है वो सर्वांग सम होती हैं, क्योंकि एक सांचे में बनाई जाती है कि नहीं। अच्छा, सर्वांग समता तो हम लोग पढ़ रहे हैं, आसपास हमारे जितने भी देखेंगे आप सर्वांग समता से घिरे हुए हैं। और सर्वांग समता जो चित्र होते हैं सर्वांग सम, वो हमें बहुत आकर्षक बनाते हैं, देखने में उसको आकर्षक लगता है। जैसे तितली का पंख एकदम एक जैसा आकर्षक लगेगा। इसी तरीके से 10 रुपए के नोट, ठीक ना, एक सन में बने हुए, 1000 रुपए के नोट, 2000 के नोट एक साइज के होंगे, सर्वांग सम होंगे। अच्छा, यदि और हम लोग दैनिक जीवन का उदाहरण लें तो और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, हम लोग देख सकते हैं कि नहीं। जैसे एटीएम कार्ड, यदि एटीएम कार्ड की लंबाई चौड़ाई समान नहीं होगी, उसकी मोटाई, तो यदि हम लोग एटीएम कार्ड में ले जाएंगे तो हम किसी का कार्ड लगेगा, किसी का नहीं लगेगा। तो सर्वांग समता का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यदि सर्वांग समता के बारे में नहीं जानेंगे तो हम लोग, एयरटेल की कंपनी दूसरे साइज की बनाएगी, जियो की कंपनी दूसरे साइज की बनाएगी सिम, आइडिया की कंपनी दूसरे साइज की सिम बनाएगी। बात समझ आ रही। तो सर्वांग समता का बहुत इम्पोर्टेंस है। अब जैसे जहाँ पे ईंट बनता है, ईंट चिमनियों के द्वारा ईंट बनता है भट्ठे पे, तो वहाँ पे जो सांचे द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा जो सांचे होते हैं प्रयोग किए जाते हैं ईंट बनाने के लिए, तो वो समान एकदम बराबर ईंट बनाता है, तो वो भी सर्वांग समता का उदाहरण है। तो मुझे लग रहा, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को सर्वांग समता का जो मतलब होगा वो समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। तो अब जो हम लोग मैथ में सर्वांग समता पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअली में त्रिभुज से रिलेटेड सर्वांग समता पढ़ेंगे। और सर्वांग समता के कुछ नियम होते हैं, उसके द्वारा हम लोग जान जाएंगे उन नियमों को, तो बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, जो मैथ्स में हम लोग त्रिभुज से रिलेटेड सर्वांग समता पढ़ेंगे उसके विषय में कुछ विशेष जानकारियां हैं, कुछ उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे लिखेंगे सर्वांग सम कोई होगा। जैसे एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम है तो उसको मैथमेटिकली प्रतीक के रूप में कैसे लिखेंगे, कुछ विशेष विधियां होती हैं, हम लोग उसको समझते हैं। ठीक, जैसे यदि चित्र के माध्यम से समझे हम लोग, पहले उदाहरण के द्वारा देखते हैं, फिर हम लोग उस प्रतीक को समझेंगे कि कैसे सर्वांग समता को प्रतीक के रूप में लिखा जाता है। देखो, जैसे मान ले ये त्रिभुज है ए बी सी, और एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक, और एक तीसरा त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं, ये त्रिभुज है यस टी यू। ठीक, इस तरीके से यदि भुजाओं की साइड हम लोग पता करें तो ये मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और ये है 6 सेंटीमीटर, ऐसे दिया हुआ है। ये मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर। ठीक, ऐसे दिए हुए हैं चित्र, 3 चित्र दिए हुए हैं। ये पहला चित्र है, ये दूसरा चित्र है, और ये तीसरा चित्र है। थोड़ा सा सर्वांग समता को चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखो, जैसे हम लोग देखेंगे तो इन तीनों त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं वो बराबर बराबर है। कहने का मतलब ये 5 सेंटीमीटर की एक भुजा, 4 सेंटीमीटर की दूसरी, और 6 सेंटीमीटर की तीसरी भुजा। इसी तरीके से इस त्रिभुज पी क्यू आर में भी 5 सेंटीमीटर की एक भुजा, दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर की, तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर की। इस तीसरे त्रिभुज में भी वही बात, 5 सेंटीमीटर की पहली भुजा, 4 सेंटीमीटर की दूसरी भुजा, 6 सेंटीमीटर की तीसरी भुजा। अब हम लोग सर्वांग समता देखते हैं कैसे।
देखो सर्वांग समता का मतलब यदि मैं इस चित्र को उठा के ऐसे ला रहा हूं और इस पे रख दूं तो ये वाला चित्र इसको पूरी तरीके से ढक लेगा। कैसे ढकेगा? जैसे इसको मैं इसी तरीके से उठा के ला रहा हूं तो ये जो 6 सेंटीमीटर भुजा होगी इस 6 सेंटीमीटर की भुजा को ढकेगी और ये 5 सेंटीमीटर जो होगा वो 5 सेंटीमीटर वाले भुजा को ढकेगा और ये जो 4 सेंटीमीटर वाला होगा वो 4 सेंटीमीटर वाले भुजा को ढकेगा। बात समझ आ रही? यदि मैं इसको उठा के लाऊं इसी तरीके से रख दूं तो क्या होगा? 5 सेंटीमीटर वाले को 5 सेंटीमीटर वाला ढकेगा, 4 सेंटीमीटर वाले को 4 सेंटीमीटर वाला ढकेगा और 6 सेंटीमीटर वाले को 6 सेंटीमीटर ढकेगा। बात समझ आई? अच्छा ये बताओ यदि मैं इसको देखूं इसको यदि इसी तरीके से उठा कर लाऊं यहाँ पे रख दूं तो क्या ये पूरी तरीके से इसको ढक लेगा? नहीं ढक पाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर, तो इसको मैं इसी तरीके से पकड़ के लाऊंगा यहाँ पे रखूंगा तो कुछ यहाँ पे आएगा कि नहीं? 5 सेंटीमीटर इतना होगा तो इतना ही तो ये पकड़ेगा या इतना तक, ये पूरा पूरा नहीं ढक पाएगा। लेकिन यदि मैं इसको घुमा दूं, ठीक ना, इसको क्या करूं? घुमा दूं, इस चित्र को पकड़ के यहाँ से इस तरीके से घुमा के ये 6 सेंटीमीटर भुजा को नीचे कर दूं और 5 सेंटीमीटर बगल चले जाएगा, 4 सेंटीमीटर वाला इधर आ जाएगी भुजा। यानी कि इस चित्र को घुमा दूं और इसको पकड़ के इस तरीके से यहाँ पे रखूं तो ये 6 सेंटीमीटर पे, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर पे, 4 सेंटीमीटर वाला 4 सेंटीमीटर पे आ जाएगा। तो इस तरीके से अब ढकेगा इस चित्र को ये वाला चित्र। बात समझ आई? इस चित्र को ये वाला चित्र कैसे ढकेगा? जब हम लोग इसको घुमा कर लाए। तो यहां से 2-3 बातें निष्कर्ष में निकली। पहला, देखो ये बिंदु है A, शीर्ष ये B, ये शीर्ष C, ठीक ना। यदि मैं इसको उठा के लाया, इस चित्र को, दूसरे वाले चित्र को उठा के लाया और यहाँ पे रखा तो सीधे सीधे ढक गया, तो बताओ इस बिंदु B पे या फिर शीर्ष B पे कौन सा शीर्ष आया? ये Q वाला। और शीर्ष C पे कौन सा आया भाई? शीर्ष C पे आया R वाला। इसको उठा के लाएंगे, रखेंगे तो ये Q वाला B पे आएगा, R वाला C पे, और A वाले पे कौन सा आएगा? P जाएगा। ये P किस पे जाएगा? इस A वाले पे जाएगा कि नहीं। इसको उठा के लाए तो रख दिए, तो B पे कौन गया? Q, A पे कौन गया? P। इतनी बात समझ आई? अब देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको ला रहा हूँ, इसी तरीके से रखूंगा तो ये ढक नहीं पाएगा, तो ये इस तरीके से ये चीज़ गड़बड़ होगी थोड़ी सी। लेकिन मैं इसको घुमा दूँ, इस चीज़ को घुमा दूँ और इसको घुमा कर ला के यहाँ पे रखूँ तो ये सेट हो जाएगा, इसको पूरी तरीके से ढक लेगा। तो अब हम लोग कहेंगे कि जो सर्वांग समता का कॉन्सेप्ट है वो एकदम फिट हो रहा। तो इसको घुमाए तो यानी कि U वाले को कहाँ लाए? U वाले को B पे लाए, ठीक ना। इस U वाले को कहाँ लाए हैं भाई? इस U वाले को B पे लाए। देखो U वाले को घुमाए B पे लाए, और इस ये S वाला कहाँ चले जाएगा? C पे, और ये T कहाँ जाएगा भाई? T जाएगा A पे। ये T जो होगा वो जाएगा A वाले शीर्ष पे, ठीक। इसको घुमाए इस तरीके से तो इस पे आएगा और A वाला यानी कि T वाला A पे चले जाएगा। तो इस तरीके से हमें 2-3 निष्कर्ष निकले। क्या? कि यदि सर्वांगसम त्रिभुज होंगे तो उनके संगत अंग एक ही पे होंगे। संगत अंग कहाँ होंगे? एक ही पे होंगे, मतलब एक के ऊपर एक होगा। जो संगत होगा वो एक के ऊपर एक होगा। जैसे बिंदु B पे इस चित्र का कौन आया? ये Q आया, तो ये बिंदु B यानी कि शीर्ष B पे जो संगत होगा शीर्ष Q होगा। इस पे C पे कौन आया? R आया, तो C का जो शीर्ष है उसका संगत कौन होगा? शीर्ष R होगा।
इस ए वाले शीर्ष पे पी वाला शीर्ष आया तो इस ए शीर्ष का जो संगत शीर्ष होगा वो पी होगा। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे जो ए है, ठीक ना, यदि शीर्ष की बात कर रहे हैं, अभी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? शीर्ष की, ठीक ना। तो जो ए है वो किस पे जाएगा, यानी कि पी जो है ए पे आएगा या फिर ए पी पे जाएगा। दोनों तरफ तीर लगा है, इसका मतलब पी ए पे गया या फिर ए पी पे गया, ठीक ना। तो ए वाले शीर्ष का जो संगत होगा, ठीक, संगत की बात कर रहे हैं, संगत शीर्ष, संगत शीर्ष। और बी पे कौन आया था, इसको उठा के रखे थे तो बी पे आया था क्यू, तो बी का जो संगत शीर्ष होगा वो होगा क्यू, ठीक ना। संगत को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अब सी पे कौन आया था? आर, तो सी का जो संगत शीर्ष होगा वो होगा आर। बात समझ आई? अब इस चित्र और तीसरे, पहले चित्र और तीसरे चित्र में देखें, ठीक ना, ये पहला और दूसरा चित्र था, ठीक। कौन कौन सा चित्र था? ये पहले और दूसरे चित्र में हम लोग देखें, यदि हम लोग पहले और तीसरे चित्र में देखें, पहले और तीसरे चित्र में, तो बी पे कौन आया था? बी पे इसको घुमा के लाए थे तो यू आया था ना, यानी कि बी का जो संगत होगा वो होगा यू, ठीक है ना। बी का जो संगत होगा वो क्या होगा? यू होगा। और इस ए का संगत क्या होगा? ए का संगत होगा टी, इसको घुमा के लाए हैं तो टी ऊपर चले गया है। और एस का संगत होगा, सी का संगत होगा एस, यानी कि सी का संगत शीर्ष एस हो गया। बात समझ आई? ये शीर्ष की बात हुई। यदि भुजा की बात करें, संगत भुजा की, ठीक ना, किसकी बात करें? संगत भुजा की। तो बताओ, इसमें पहले और दूसरे चित्र की बात करें, पहले और दूसरे चित्र की, तो इसको उठा के लाए हैं यहाँ पे, तो इस भुजा पे कौन सी भुजा आई है भाई? ए बी भुजा पे, ए बी भुजा पे ये पी क्यू आई है कि नहीं आई है? तो ये पी क्यू, ठीक। अब बीसी पे कौन आया है? बीसी पे आया है भाई क्यू आर, ठीक ना। और एसी पे कौन आया है? एसी पे आया है तुम्हारा ये पी आर, कि नहीं? पी आर। बात समझ आई? यदि हम लोग पहले और तीसरे त्रिभुज की तुलना करें, पहले और तीसरे त्रिभुज की तुलना करें, तो ये बताओ, इसको घुमाए हैं, घुमा के लाए हैं, तो बताओ इस ए बी पे कौन आया है? इसको घुमाएंगे तो टी ऊपर चले जाएगा, यू इधर आ जाएगा, एस इधर आ जाएगा ना, इसको घुमाएंगे तो यू, ये तुम्हारा ए बी पे कौन आया है? ए बी पे इसको घुमाने पे ए बी पे टी यू आएगा। देखो टी यू, ए बी भी 5 सेंटीमीटर, टी यू भी 5 सेंटीमीटर, तो ए बी पे आ गया टी यू, ठीक। बीसी पे कौन आया? बीसी पे कौन आया? बीसी पे आया भाई ये यू एस, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब जो AC है उस पे कौन आया है भाई? TS आया है। कौन आया है? TS। और ये संगत है, यानी कि ये भुजाएं जब आई हैं एक दूसरे पे तो ये क्या कहलाएंगी? संगत भुजाएं कहलाएंगी, क्योंकि इसको जो ढकने वाली भुजा है AB को, इसमें PQ है और इसमें जो है वो है U, यानी कि TU है, ये TU है। बात समझ आई? तो संगत का मतलब समझ में आया? संगत का मतलब जैसे जो बराबर वाली भुजा है वो वाली, ठीक। जैसे 5 सेंटीमीटर वाली ये भुजा है, 5 सेंटीमीटर वाली ये भुजा है, तो ये संगत भुजा हो गई, ठीक ना। अब ये क्रम भी होना चाहिए, ए बी लिख रहे हैं तो ये पी क्यू लिखेंगे, ठीक। अब ये है 4 सेंटीमीटर की, तो ये भी 4 सेंटीमीटर का। ए सी लिख रहे हैं तो पी आर होना चाहिए। अब ये बी सी 6 सेंटीमीटर का, तो ये भी 6 सेंटीमीटर का। तो ये चीज़ लिखा है, ए बी पी क्यू के, बी सी क्यू आर के, ए सी पी आर के। इसी तरीके से इस तीसरे त्रिभुज में भी बात हुई है। अब
ये तो संगत है, ठीक है ना, ये संगत भुजाएं, ये संगत शीर्ष। अब यदि हमें ये त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज PQR है, ये त्रिभुज STU है, ये तीनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इनको प्रतीक में कैसे लिखेंगे? तो देखो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो ठीक, कहाँ पे लिख दूं? इसको और इसको, पहले और दूसरे को यहीं पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, पहले और दूसरे को यहीं पे प्रतीक के रूप में। पहले तो सर्वांग समता का जो प्रतीक है, सर्वांग समता का जो प्रतीक है वो बराबर और उसके ऊपर इस तरीके से टेढ़ा सा चिन्ह बना दो। ये किसका प्रतीक है भाई? सर्वांग समता का, ठीक ना। यदि मैं इस त्रिभुज और इस त्रिभुज दोनों सर्वांग सम हैं तो इनका नाम लिखूंगा प्रतीक के रूप में और बीच में ये चिन्ह लगाऊंगा, ठीक। लेकिन कुछ खास बात होगी वो ध्यान रखनी है। जैसे इस त्रिभुज को लिखेंगे प्रतीक के रूप में तो त्रिभुज ABC होगा, ठीक। अब ये त्रिभुज किसके सर्वांग सम है? इस त्रिभुज के। तो पहले सर्वांग समता का हम लोग प्रतीक बनाएंगे, फिर इस त्रिभुज। अब देखो जो लॉजिक है, ये लिखा हुआ है ABC, तो इसमें हम लोग कोई किसी तरीके से नहीं लिख सकते कि PQR QRP RPQ कुछ भी लिख दो, ऐसे नहीं चलेगा। इसमें ऐसे नहीं होगा। इसमें जो संगत शीर्ष है वो संगत के पास ही होना चाहिए। जैसे इसमें पहले स्थान पे शीर्ष A है, तो इस त्रिभुज में इस A का जो संगत शीर्ष होगा वही आएगा, इस A का जो संगत शीर्ष होगा वही आएगा। दूसरे नंबर पे B है तो B का जो संगत शीर्ष होगा वो दूसरे नंबर पे आएगा, और C तीसरे नंबर पे है तो C का जो संगत शीर्ष होगा वो तीसरे नंबर पे आएगा। ये चीज है सर्वांग समता का, ये मेन चीज है, मेन चीज। क्या ABC है तो A का संगत P है तो P लिखेंगे, B का संगत Q है तो Q लिखेंगे, C का संगत R है तो R लिखेंगे। तो ये प्रतीक रूप में हुआ कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं। बात क्लियर हुई? इसको देखते हैं फिर क्लियर होगा। ये देखो, ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, ये साइड ये इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, पूरा टोटल ढक लेगा। कैसे ढकेगा? इस तरीके से डायरेक्ट रखेंगे तो नहीं ढकेगा, इसको घुमा के ढकेंगे तब ढकेगा, क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर वाला इसके नीचे आना चाहिए, इसके ऊपर आना चाहिए। ये 6 सेंटीमीटर वाला इसके ऊपर आना चाहिए, ये 4 सेंटीमीटर वाला इसके ऊपर आना चाहिए, ठीक। तो इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिख रहा हूं, इसको लिखेंगे पहले और तीसरे में। तो ये लिखेंगे कि त्रिभुज यदि ABC लिख दिए हम लोग तो ये सर्वांगसम होगा, ठीक ना। किसके? त्रिभुज। देखो A पे कौन आया है? A पे कौन आएगा भाई? A पे T आएगा। इसको घुमाए के रखेंगे तो ये T वाला ऊपर जाएगा, U वाला B पे आएगा। देखो B पे U आया, A पे T गया है, तो A पहले स्थान पे, तो इसका संगत शीर्ष कौन है? U है। A का संगत शीर्ष, सॉरी, तो A का संगत शीर्ष A पहले पे है तो A का संगत शीर्ष पहले पे होगा, तो A का संगत शीर्ष T, तो T पहले पे आ गया। फिर दूसरे पे B है तो B का संगत शीर्ष U और C का संगत शीर्ष S। तो इस तरीके से ये पहले और तीसरे त्रिभुज की सर्वांग समता को प्रदर्शित करने का तरीका है। इसको हम लोग इस तरीके से नहीं लिख सकते। किस तरीके से? ABC सर्वांगसम है त्रिभुज STU के, ये नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि इसमें देखेंगे तो संगत शीर्ष जो A का होगा वो S होगा इस हिसाब से, लेकिन इसमें देखेंगे तो A का संगत शीर्ष S नहीं है, A का संगत शीर्ष क्या है? T है।
ए का संगत शीर्ष क्या है? टी है। सी का संगत शीर्ष एस है, तो सी जो जहां पे रहेगा वहां पे एस होगा। बात समझ आई? अब एक बात और देखो, जब संगत लिख दिए हैं तो यदि हम लोग भुजा को भी देखेंगे तो वो भी संगत भुजाएं होंगी। जैसे इसमें देखो ए बी है, ए बी, ठीक, पहले और दूसरे को, यानी कि ए बी, ठीक। और इसमें पी क्यू, पहले और दूसरे को पी क्यू। बताओ ये दोनों संगत हैं कि नहीं? ए बी और पी क्यू। या फिर इसमें भी देखो ए बी 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, कि नहीं? इसी तरीके से यदि हम लोग दूसरे और तीसरे को लें तो दूसरा और तीसरा क्या होगा? दूसरा और तीसरा होगा बी सी इसमें, ठीक। और इसमें क्या होगा? क्यू आर होगा, क्यू आर होगा। तो ये बताओ दोनों भुजाएं संगत हैं कि नहीं? बी सी, इसमें देखो बी सी 6 सेंटीमीटर, इसमें क्यू आर 6 सेंटीमीटर, तो बताओ संगत भुजाएं। उसमें भी आ रहा। यदि हम लोग पहले और तीसरे को लें, ए सी, ठीक, पहला और तीसरा, इसमें भी पहला और तीसरा, पहला और तीसरा क्या है? पी आर, ठीक। तो क्या ये संगत भुजाएं नहीं है? ए सी 4 सेंटीमीटर, पी आर 4 सेंटीमीटर। बात कुछ समझ आ रही? सर्वांग समता प्रदर्शित करने का एक विशेष तरीका होता है, ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख सकते हम लोग। इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखेंगे यदि तो पहला दूसरा है ए बी और इसमें पहला दूसरा टी यू, तो बताओ ये संगत है कि नहीं? ए बी 5 सेंटीमीटर, टी यू 5 सेंटीमीटर। दूसरा तीसरा बी सी है, यूएस है, बी सी इसमें कितना है? 6 सेंटीमीटर, यूएस इसमें देखो यूएस 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली भुजा इसी पे आएगी, 5 सेंटीमीटर वाला इस पे जाएगा, ये वाला इस पे जाएगा। इसका कुछ विशेष रूल है कि नहीं? यदि एक बात ध्यान रखो, यदि इसमें आप जैसा चेंज करोगे जिस प्रकार से, इसमें भी वैसा ही चेंज करना होगा। मतलब ये, यदि हम लोग इसको लिख दिए सी ए बी, ठीक, क्या लिख दिए? सी ए बी, सी जो लास्ट में था उसको पहले पे ला दिए, तो इसमें भी जो लास्ट में होगा वो पहले पे आएगा, यानी कि इसको सर्वांग सम लिखना होगा, तो इसमें का लास्ट वाला पहले पे आया, तो इसमें भी लास्ट वाला एस है वो पहले पे आएगा, ये तब भी बात वही होगी, क्योंकि सी का जो संगत होता है वो एस होता है, सी का जो संगत है वो एस है, ठीक ना? तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। कुछ एक सिस्टमेटिक वे में इसको बोला जाता है कि जो संगत भुजाएं होंगी वो संगत भुजाओं के साथ संगत शीर्ष जो होंगे वो संगत शीर्ष के साथ रखे जाएंगे, तब त्रिभुज की सर्वांग समता को प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये प्रैक्टिस से आएगा। आगे हम लोग अध्याय में जब पढ़ते जाएंगे सर्वांग समता का नियम, तो ये प्रैक्टिस में आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो अगले वीडियो में हम लोग सर्वांग समता से रिलेटेड कुछ नियम को समझेंगे। अभी इस वीडियो में बस इतना है, ठीक ना?